हाय एवरीवन। सो टुडे वी आर स्टार्टिंग विद द एसए क्लास, जो हमारी एसए एज की क्लास है 71st बीपीएससी मेंस के लिए और 72nd बीपीएससी मेंस के लिए। बोथ ऑफ यू कैन यूज दिस पर्टिकुलर कोर्स टू एनहांस योर एसए राइटिंग स्किल। नाउ कमिंग टू द पार्ट ऑफ एसए, है ना। एसए के बारे में अगर हम समझें तो दो चीज़ है, इट इज़ एन आर्ट ऑल्सो, इट इज़ अ साइंस ऑल्सो। अब आर्ट और साइंस ऐसे को क्यों कहते हैं ना, बिकॉज आर्ट इज अबाउट योर एक्सप्रेशन, है ना। आप एक्सप्रेस कैसे करते हो ना, लेट्स से आर्ट वेरी इजी ना। आर्ट अगर आप समझो कि आर्ट का क्या मतलब है, आपके दिमाग में सबसे पहली चीज़ आई पेंटिंग हो गया, है ना, या डांसिंग हो गया, सिंगिंग हो गया। एनीथिंग विच यू सी एज एन एक्सप्रेशन ऑफ ह्यूमन इज कॉल्ड एन आर्ट। सो राइटिंग स्किल इज अनदर पार्ट ऑफ एक्सप्रेशन, कि आप कैसे एक्सप्रेस कर रहे हो, है ना। जैसे अभी किसी ने डाउट पूछा कि सर इंट्रोडक्शन में क्या हम स्टोरी लिख सकते हैं, एनेक्डोट लिख सकते हैं, कोट लिख सकते हैं, है ना, सिंपल तरीके से लिख सकते हैं। सो दीज आर व्हाट वेरियस फॉर्म्स इन विच यू कैन एक्सप्रेस योर सेल्फ टू डिकोड दैट पर्टिकुलर टॉपिक गिवन इन द एसे। सो दिस इज एन आर्ट। आर्ट में आपका हो गया एक्सप्रेशन, आर्ट में हो गया आपका लैंग्वेज का यूज, ठीक है। दीज आर फॉर्म ऑफ आर्ट। साइंस इज व्हाट, साइंस इज अबाउट द क्रिटिकल थिंकिंग, है ना, कैसे क्रिटिकली आप थिंक कर रहे हो उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, किस लॉजिकल सीक्वेंस में आप लिख रहे हो, है ना। सो दीज फॉर्म पार्ट ऑफ साइंस प्रोसेस, जो आपका स्ट्रक्चरिंग हो गया, ब्रेनस्टॉर्मिंग हो गया, दीज आर पार्ट ऑफ योर साइंटिफिक क्रिटिकल थिंकिंग वाला पार्ट इन द एसे राइटिंग। सो ऐसा नहीं है कि एसे अगर है तो हम रैंडमली कुछ भी लिख दें, इट इन्वॉल्व्स बोथ द थिंग्स। यू हैव टू मास्टर बोथ द आर्ट एंड साइंस एज वेल। सो मूविंग फॉरवर्ड वी शुड अंडरस्टैंड कि जब हम एसए की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो हमको दो चीज़ करनी है ना, वी हैव टू 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 थिंग्स। जस्ट अ सेकंड। या वी हैव टू डू टू थिंग्स, वन इज प्लानिंग फॉर एसए, सेकंड इज प्लानिंग द एसए। दो चीज़ हमको याद रखनी है। सबसे पहली चीज़ प्लानिंग फॉर एसए। प्लानिंग फॉर एसए का मतलब क्या है कि एसए एज अ सब्जेक्ट हम ट्रीट करेंगे, बिकॉज लाइक यू नो कि GS1 GS2 और एसए तीन पेपर को मिला के आपका फाइनल स्कोर निकलता है। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चंक, है ना, 1/3 चंक है। 300 नंबर इज़ वेरी वेरी बिग अमाउंट ऑफ मार्क्स, जो आपका रेडिकली चेंज कर सकता है स्कोर इन द मेंस। सो इसको लाइटली नहीं लेते हुए हम प्लान करेंगे एसए के लिए। अब प्लानिंग समथिंग इन्वॉल्व्स व्हाट, अंडरस्टैंडिंग कि उसका पर्पस क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल पर्पस क्या है एसए का। सेकंड इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि लगभग 300 मार्क्स, 1/3 है आपका स्कोर का। देन कम्स द पैटर्न, है ना, एक्चुअल एग्जाम में किस तरीके का पैटर्न आ रहा है, क्वेश्चन का नेचर कैसा है, 3 सेक्शन है तो किस सेक्शन में क्या पूछ रहा है ना। दीज आर अबाउट अंडरस्टैंडिंग द पैटर्न, कितना वर्ड लिमिट है, कितना पेज है ना, कितने शब्द लिखने हैं, कितना टाइम है। इन चीज़ों को जब समझेंगे तो वी आर प्लानिंग फॉर द एस्से, है ना। एस्से सब्जेक्ट की तरह हम प्लान कर रहे हैं। देन सिलेबस डिकोड हो गया, जो अच्छे एलिमेंट्स हैं ना गुड एस्से के, जो हम टॉपर्स की कॉपी से देखते हैं, जो हमारी समझ डेवलप हुई है, जो हम सुनते हैं, उनको हम अच्छे एलिमेंट्स कहेंगे कि भाई ये चीज़ अच्छी है ना। वो चीज़ हम अपने एसए में भी इंक्लूड करें। सो दीज आर व्हाट प्लानिंग फॉर द एसए। एंड देन द स्टेप्स एंड अप्रोच, जो हम स्टेप्स एंड अप्रोच की बात करेंगे, देन वी आर प्लानिंग फॉर द एसए, है ना। एसए अब लेट से 12 एसए है, अब इसमें से आपको चूज करना है। तो चूज कैसे करना है, चूज करने का क्राइटेरिया क्या है, दिस इज प्लानिंग फॉर द एस्से, है ना। जो आप एस्से लिखने वाले हो वहां पर एक्चुअल एग्जाम में यू आर प्लानिंग फॉर दैट। मतलब अभी हमने ब्रॉडर प्लानिंग कर ली अबाउट द सब्जेक्ट, दैट इज प्लानिंग फॉर, एंड देन प्लानिंग फॉर द इंडिविजुअल एस्से। व्हेन यू स्टार्ट राइटिंग, आपका चॉइस कैसा होना चाहिए, आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, क्या आपको उसके बारे में कितना पता है, आपके पास कितना कंटेंट है, कितना तेजी से आप ब्रेनस्टॉर्म कर सकते हो, कितने आइडियाज जनरेट कर सकते हो उस ब्रेनस्टॉर्मिंग के तरीके में, इंट्रोडक्शन कितने तरीके से लिख सकते हैं, आपका ब्रेनस्टॉर्मिंग अप्रोच कितने तरीके का हो सकता है, जो इंटरनल ब्रेनस्टॉर्मिंग स्ट्रक्चरिंग डायमेंशंस क्रिएट करना है उसको हम कितने तरीके से कर सकते हैं। लेट्स से पेस्टल अप्रोच, है ना, जो मोस्टली बहुत फेमस है बट आउटडेटेड है, वो अप्रोच है। देन यू हैव थीसिस एंटीथीसिस वाला अप्रोच, देन यू हैव रेजिंग क्वेश्चंस अप्रोच। सो मल्टीपल अप्रोचेज में आप बॉडी पार्ट को एड्रेस कर सकते हो। एंड देन अबाउट द कंक्लूजन थिंक, कि हमारा कंक्लूजन कैसा होना चाहिए, है ना, किस तरीके से एंड कर सकते हैं, क्या कोड बेस्ड कंक्लूजन लिख सकते हैं, क्या स्टोरी बेस्ड, है ना, जो लेट से एनेक्डोट से हमने इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया तो क्या हम उस एस्से को सेम एनेक्डोट से एंड भी कर रहे हैं ना। सो दीज आर पार्ट ऑफ द स्किल जो हमको प्लानिंग फॉर द एस्से पार्ट में कवर करनी है। दिस विल कम अ लिटिल लेटर। आज का सेशन वी विल प्लान फॉर द एस्से, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द पर्पस, इंपॉर्टेंस, पैटर्न, सिलेबस डिकोड, एलिमेंट्स ऑफ द गुड एस्से, स्टेप्स एंड अप्रोच वी विल स्टार्ट डूइंग फ्रॉम नेक्स्ट क्लास, दैट इज प्लानिंग फॉर द एस्से ना। हम एक एक एस्से लेंगे या एक एक कंपोनेंट को लेंगे कि इंट्रोडक्शन लिखना है तो कैसे लिखना है, कितने तरीके से लिख सकते हैं, कैसे सोचना है,
we will work on those things in the upcoming classes, and then we'll start with the brainstorming sessions, है ना. We will have 10-15 brainstorming sessions, live brainstorming sessions with the assignment, so that आप लोग की प्रैक्टिस भी हो सके, मैं भी देख सकूँ आराम से, एंड देन वी विल हैव अ डिस्कशन ऑल्सो ऑन दैट कि क्या अच्छा है क्या बुरा है ना. So you will also get into the process of essay writing from now onwards. सो स्टार्टिंग विद द पर्पस. अब यहाँ पर समझेंगे ना, जस्ट समझने वाली बात, कई बातें अभी आपको समझ में नहीं आएंगी, बट एट द लेटर फेज व्हेन वी विल गिव यू टॉपर कॉपी, व्हेन वी विल हैव डिस्कशन, जब आप बहुत सारी चीज़ें करना शुरू कर दोगे, यू विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग दीज थिंग्स व्हाट वी आर डिस्कसिंग राइट नाउ. सो इन पॉइंट्स को अगर आपको अभी समझ में ना आया बहुत ज़्यादा, तो परेशान नहीं होना है ना. दीज थिंग्स यू विल सब्सिक्वेंटली अंडरस्टैंड इन द कमिंग क्लासेज, और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस होगा यू विल अंडरस्टैंड दिस. तो पर्पस, सबसे पहली बात समझते हैं कि पर्पस क्या होता है एसए का, है ना. दीज आर व्हाट, सबसे पहली बात एसए होता क्या है ना. इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम अ जीएस आंसर, है ना. नॉर्मल आप जीएस आंसर लिखते हो हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, इकोनॉमी का, साइंस एंड टेक का, दैट इज अनदर थिंग, है ना. बट यहाँ पर एसए का क्या मतलब है, योर थॉट अबाउट समथिंग. एसए इज योर पर्सनल थॉट अबाउट समथिंग, है ना. हाउ डू यू अप्रोच दैट डिफाइंस योर एसे राइटिंग अप्रोच, है ना, और द स्किल विच वी आर टॉकिंग. अब उसमें होना क्या चाहिए ना, व्हाट बीपीएससी इज ट्राइंग टू जज, है ना. उसका कुछ ना कुछ पर्पस होगा उस पेपर का. पहले ऑप्शनल का पेपर था, ऑप्शनल का पेपर हटाया गया और एसए का पेपर इंट्रोड्यूस किया गया. क्यों? क्योंकि दे वांटेड टू एक्सेस, है ना, असेसमेंट ऑफ एनालिटिकल थिंकिंग. तो पहले के पेपर्स में क्या होता था ना, 67 तक जो पुराने वाले स्टूडेंट्स हैं, दे माइट अंडरस्टैंड कि पहले क्या होता था, GS1 GS2 रटा रटाया क्वेश्चन, करंट अफेयर्स में रटा रटा आया क्वेश्चन, ऑप्शनल में रिपीटेड क्वेश्चन, वही घिसे पिटे क्वेश्चन, नो क्रिटिकल थिंकिंग, वेरी बैड ब्यूरोक्रेट्स वर गेटिंग इनटू द सर्विसेज, है ना. दिस वाज रियलाइज्ड, आंदोलन भी हुआ 67 के बाद, देन देर वाज रेडिकल रिफॉर्म एंड एसए पेपर वाज इंट्रोड्यूस सो दैट people can be judged, students can be judged on their critical thinking, reasoning ability, है ना. So these are the changes after 67th आंदोलन, और you can say 67th BPSC. नंबर वन, असेसमेंट ऑफ एनालिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल रीजनिंग स्किल्स, है ना. जो आप कैसे एनालाइज कर सकते हो किसी भी चीज़ को, कैसे क्रिटिकली रीजन कर सकते हो ना. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ पर एक टॉपिक लें, कोई सा भी आप टॉपिक ले लो यहाँ पर, लेट से कि पहला टॉपिक ले लें ना, इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिया इन कॉन्टेम्प्ररी ग्लोबल पर्सपेक्टिव. अब यहाँ पर हम इस चीज़ को अप्लाई करते हैं, एनालिटिकल थिंकिंग. जस्ट थिंक कि आप कैसे इस टॉपिक को कॉम्प्रिहेंड करोगे, कैसे आप इस टॉपिक को ब्रेक डाउन करोगे, है ना. कैसे आप रीजन करोगे इंडिया के फेवर में, कैसे आप रीजन करोगे इंडिया के अगेंस्ट में, कैसे आप दोगे कॉन्टेम्प्ररी एग्जाम्पल्स, है ना, जो अभी रिसेंट टाइम्स में हो रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू इंडियाज रिलेशन विद अदर नेबरिंग कंट्रीज या विद बिग पावर्स. सो दैट इज पार्ट ऑफ द क्रिटिकल एनालिटिकल थिंकिंग पार्ट, कि ना आप उस चीज़ को कैसे एक्सेस एसेस कर रहे हो, कैसे ब्रेक डाउन कर रहे हो, कैसे आप करंट अफेयर्स की चीज़ों को उसमें इंटीग्रेट कर रहे हो. दैट इज एन असेसमेंट ऑफ एनालिटिकल थिंकिंग और क्रिटिकल रीजनिंग. बिकॉज प्रीलिम्स तक तो हम क्या करते हैं, एनालिटिकल थिंकिंग होती ही नहीं है हमारी, ऑब्जेक्टिव थिंकिंग होती है ना, कि ये चीज़, ये फैक्ट है, इसको रट लेंगे और वहां पर टिक करके आना है. एनालिटिकल थिंकिंग बहुत कम डेवलप हो पाती है, तो उस चीज़ का टेस्ट यहाँ पर करना जरूरी है ना इन द एसे. तो दिस इज ऑल्सो टेस्टेड. वी विल सी दीज थिंग्स इन द एग्जाम्पल्स, है ना. व्हेन वी विल डिकोड टॉपर कॉपीज, वी विल सी कि ये चीज़ कैसे नजर आ रही है ना. यू विल ऑल्सो अंडरस्टैंड कि ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं उस पर्टिकुलर एसे में, दैट्स व्हाई दे हैव गॉट गुड मार्क्स. Second is ability to analyze complex issues, identify and develop logical as well as well-reasoned arguments. So, ability to analyze complex issues. Let's say we have a topic on corruption, है ना. यहाँ पर आपके पास corruption का topic दिया था last year. Let's say black money economy is the main cause of crime and corruption. अब are you able to analyze this particular complex topic, because black money economy is not a simple thing, है ना. हम सबको पता है कि black economy के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे फ्रॉड्स के तरीके हैं. सो आर यू एबल टू एनालाइज, डू यू हैव नॉलेज ऑन दिस कॉम्प्लेक्स टॉपिक. सो दिस इज अबाउट द कॉम्प्लेक्स इश्यूज, है ना. आप क्या कॉम्प्लेक्स इश्यूज को एनालाइज कर पा रहे हो. वुमेन का इशू था ना, वर यू एबल टू एनालाइज डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ क्राइम अगेंस्ट वुमेन, डिफरेंट अमाउंट, डिफरेंट लॉज एग्जिस्टिंग इन द कंट्री, है ना. इस तरीके से आप क्या एनालाइज कर पा रहे हो कि नहीं, ये भी चीज़ टेस्ट होती है कि आप यूनिडायरेक्शनल लिख रहे हो आंसर. एस्पेक्ट्स लाइक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच, है ना, ये भी चीज़ चेक होगी कि आप यूनिडायरेक्शनल लिख रहे हो कि आप मल्टी डायमेंशनल लिख रहे हो. कि लेट्स से कि कोई क्वेश्चन था या कोई टॉपिक था जिसमें आपसे क्लाइमेट चेंज और सस्टेनेबिलिटी की बात की, तो क्या आप उस चीज़ को यूनिडायरेक्शनली एक ही इंडिया के अप्रोच में लिख रहे हो, कि सिर्फ इंडिया इंडिया की बातें कर रहे हैं, इंडिया इंडिया की बातें कर रहे हैं, या आप ग्लोबल लेवल पे भी उसके एग्जांपल्स दे रहे हो ना, कि स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग कंट्रीज ना, जैसे सिंगापुर हो गया, मलेशिया हो गया, और जो तलावू हो गया है ना, जो ये कैरेबियन आइलैंड्स की कंट्रीज हैं,
हाउ दे आर गेटिंग इम्पैक्टेड, है ना, क्या आप उस चीज़ को भी इंक्लूड कर रहे हो, ग्लोबल डायमेंशन को भी इंक्लूड कर रहे हो। सो मल्टी डायमेंशनल अप्रोच भी चेक होता है ना। इफ़ यू आर राइटिंग यूनिडायरेक्शनल एग्जाम्पल्स, यूनिडायरेक्शनल एसे, यू विल गेट लेस मार्क्स। आप 10 पेज भर के आ जाओ, 12 पेज भर के आ जाओ, कंपेरेटिवली जिस स्टूडेंट ने मल्टी डायमेंशनल अप्रोच रखा होगा उसको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। सो दिस इज ऑल्सो टेस्टेड। कोहेरेंट थिंकिंग, अगेन कोहेरेंट थिंकिंग वाली प्रॉब्लम वी हैव डिस्कस राइट नाउ, कि जो आपका आइडियाज़ होना चाहिए वो बिल्कुल फैशनली अरेंज होना चाहिए, कि अच्छा पहले मैं समस्या बताऊंगा, फिर मैं जो समस्या का कारण है वो बताऊंगा, है ना, उसके बाद कारण के बाद सॉल्यूशन बताऊंगा, उसके बाद मैं एक पॉजिटिव नोट भी बताऊंगा कि अब आगे क्या किया जा सकता है ना, इफ यू आर फॉलोइंग द टाइमलाइन अप्रोच। तो कोहेरेंट थिंकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लैरिटी ना, क्लैरिटी इज कि अगर आप किसी चीज़ को पुट करना चाह रहे हो ना, एज एन एग्जाम्पल, एज एन एनेक्डोट, तो क्या उसमें क्लैरिटी है ना, क्या आप उस टॉपिक से रिलेट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। सो दीज आर सम ऑफ द एस्पेक्ट्स विच आर टेस्टेड इन योर एसे। अगेन ऑर्गेनाइजेशन सेम थिंग है ना, कि कोहेरेंट थिंकिंग, ऑर्गेनाइजेशन, कौन साइज कितना है ना। समवन वाज टेलिंग राइट नाउ कि पता तो है कि एग्जाम्पल यूज करना है, लेकिन जब लिखते हैं तो वो बहुत बड़ा हो जाता है ना। लेट्स से कि इंट्रोडक्शन हमको 2 पैराग्राफ में खत्म करना है, बट वो चला जा रहा है 5-6 पैराग्राफ, और इवन कई लोगों का इंट्रोडक्शन 2-2 पेज में चला जाता है। तो कौन साइज है कि नहीं, आप क्या क्या आप उस टॉपिक को कॉम्प्रिहेंड कर पा रहे हो कि नहीं। दूसरी बात, आप अगर कोई एनेक्डोट लिखना चाह रहे हो या कोई एग्जाम्पल लिखना चाह रहे हो फॉर द इंट्रोडक्शन, यू मस्ट अंडरस्टैंड कि जो आपका पूरे एस्से का 20% स्पेस है वो इंट्रोडक्शन को जाना चाहिए। अब कई लोग क्या 2-2 3-3 पेज का इंट्रोडक्शन ही लिखने लग जाएंगे, एंड देन दे फील लॉस्ट कि सब चीज़ तो लिखी दी ऊपर, अब बॉडी पार्ट में क्या लिखे ना। सो कौन सा इस अप्रोच यूज करना है कि अगर हमको कुछ भी लिखना है ना, लेट्स से वी हैव टू गिव एन एग्जांपल, वी हैव टू गिव थीसिस, वी हैव टू गिव एंटीथीसिस, तो हमको पता होना चाहिए कि 6-7 लाइन में हमको उसको समराइज कर देना है। सो कॉन्साइसनेस वो धीरे धीरे आएगी विद द प्रैक्टिस, ना, एज एंड व्हेन विल स्टार्ट प्रैक्टिसिंग रीडिंग थिंग्स, इट विल कम। एंड द यूजेज ऑफ इफेक्टिव लैंग्वेज, इफेक्टिव लैंग्वेज का मतलब ये नहीं होता कि बहुत हाई फाई लैंग्वेज लिखने लग जाए ना, बहुत बहुत सारे शब्द ऐसे लिख दें जो कि एग्जामिनर को समझ में ही ना आए। शब्द भी हमारे सिंपल होने चाहिए, लैंग्वेज भी हमारी इफेक्टिव होनी चाहिए, टू द पॉइंट होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा घुमा फिरा के हम बातें नहीं कर सकते, क्योंकि पेज भी लिमिटेड है। और जैसे ही अगर आप घुमा फिरा के लिखोगे तो आपका क्या होगा, एक ही पॉइंट को लिखने में अगर आप 5 लाइन लगा दोगे और कोई दूसरा इंसान उसी पॉइंट को 1 लाइन में लिख देगा, सो इफेक्टिव लैंग्वेज के कारण उसके पास ज़्यादा डायमेंशंस क्रिएट करने के स्पेस रहेगा, है ना। 10 पेज में आप 5-7 डायमेंशंस क्रिएट कर सकते हो, लिख सकते हो, उसके बारे में डिस्कस कर सकते हो, बट अदरवाइज यू विल टेक मोर स्पेस और आपका ऐसे थोड़ा सा कमजोर हो सकता है ना। सो इन सब बातों का भी ध्यान रखना है हमको। नेक्स्ट इज प्रोफिशिएंसी इन रिटन कम्युनिकेशन। सिंपल सी बात है ना, कि हम लिख रहे हैं 7-8-10 पेज, 30 पेज इनफैक्ट आप लिखोगे पर ऐसे 10 पेज के आसपास। सो आपकी रिटन कम्युनिकेशन कैसी है ना। ऑफ कोर्स यू आर गोइंग टू बिकम अ सिविल सर्वेंट, सिविल सर्वेंट बनोगे तो आप वहाँ पर बहुत सारे आपको कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, बहुत सारे चीज़ें लिखनी पड़ेंगी। सो अगेन प्रोफिशिएंसी आपकी रिटन कम्युनिकेशन में, कैसे आप आइडिएट करते हो, कैसे आप लोगों के साथ कम्युनिकेट करोगे, दीज थिंग्स आर ऑल्सो टेस्टेड इन द रिटन फॉर्म, है ना। जो बोलोगे आप, दैट विल बी टेस्टेड इन द इंटरव्यू थिंग। राइट नाउ रिटन कम्युनिकेशन, एबिलिटी टू परसुएट थ्रू राइटिंग, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप कोई सा भी ऐसे देखो ना, आई विल शेयर द एसेज ऑफ टॉपर, सम गुड गुड एसेज, जहाँ पर आप देखोगे कि अगर आप ऐसे शुरू में रीड करना स्टार्ट करते हो तो आप सीधे एंड पे आके खत्म करोगे। इतना सिंपल रहता है, और आइडियाज एकदम कोहेरेंटली फ्लो होते हैं ना। यू आर परसुएडेड थ्रू देयर राइटिंग, है ना, कि अच्छा इसको तो अब मार्क्स देना बनता ही बनता है ना। तो यू हैव टू परसुएड एग्जामिनर टू गिव यू मार्क्स, है ना, थ्रू योर राइटिंग। प्लस दिस इज अ टेस्ट ऑफ कन्विक्शन ऑल्सो, है ना, कि अगर आप कोई बात लिख रहे हो ना, लेट से कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड ही अगर आप कोई बात बोल रहे हो, तो उसमें आपका कन्विक्शन भी नजर आना चाहिए ना, कि आप डेटा के साथ कोट कर रहे हो कि नहीं। अगर आप रैंडमली लिख दो कि अच्छा ये होगा तो वो होगा तो वो होगा, है ना, सो दैट इज नॉट अ गुड पॉइंट। बट इफ यू राइट समथिंग विद डेटा फैक्ट, कि अच्छा जो ग्लोबल टेम्परेचर्स है ना, अकॉर्डिंग टू आईपीसीसी रिपोर्ट इट हैज इंक्रीज्ड बाय 1.5 डिग्रीज, एंड इट इज प्रिडिक्टेड दैट बाय 2100 वी विल reach this, है ना, hence this particular thing, that will be your conviction, your argument will be more strong। तो हमारा कन्विक्शन भी टेस्ट होता है कि आपको कितना पता है। अगर आप फीमेल, अगर आप वुमेन के बारे में ऐसे लिख रहे हो ना, लेट्स से कि लास्ट ईयर वाला ही लिखोगे कि कोई, लेट्स से इट वाज रिलेटेड टू सम क्राइम अगेंस्ट वुमेन, तो क्या आप कन्विक्शन के साथ लिख पा रहे हो कि नहीं, वो आपका अंदर से इमोशन दिख रहा है कि नहीं, इन द फॉर्म ऑफ आर्टिकल्स, इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट लॉज एग्जिस्टिंग इन द कंट्रीज, और केस स्टडीज दूसरी जगह क्या हो रहा है ना। सो इफ यू राइट विद दैट पर्टिकुलर इमोशन, डेटा, फैक्ट, तो वो आपका कन्विक्शन दिखाता है कि आप उस चीज में बिलीव करते हो, है ना, और आपके पास सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट्स, डेटा, फैक्ट्स भी हैं। सो दिस इज ऑल्सो टेस्टेड इन द एसे।
देन गेज अवेयरनेस ऑफ करंट अफेयर्स एंड कंटेम्प्रेरी इशूज, एज आई सेड कि लास्ट ईयर वाला जो एस्से था ना, दो तीन एस्से अगेन यहाँ पर जो थे, इफ वी सी ये वाला सिंपल सा है ना, विल सी वन एस्से वाज देयर, यस, लैक्स लॉ एंड ऑर्डर इज अ हिंड्रेंस टू वुमेन डेवलपमेंट। और लास्ट ईयर आप सबको पता होगा जो कोलकाता में केस हुआ था कार हॉस्पिटल वाला, उस केस के रेफरेंस में ये पर्टिकुलर चीज आई थी ना, लैक्स लॉ एंड ऑर्डर इज अ हिंड्रेंस टू वुमेन एम्पावरमेंट। सो अगर यहाँ से हम रिलेट कर पा रहे हैं करंट अफेयर्स से, दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट है ना। गेज अवेयरनेस ऑफ करंट अफेयर्स, कंटेम्प्रेरी इशूज, लेट्स से कि यहाँ पर डिजिटल इकोनॉमी की बात की ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की यहाँ पर बात की थी पहले वाले हिस्से में, यहाँ पर आप देखोगे ना कंट्रीज डेवलपमेंट एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो क्या हम अपने देश में है ना, जो इंडिया में रिसेंटली बड़े बड़े स्कीम्स चल रही हैं, बड़ी बड़ी पॉलिसी चेंजेस चल रही हैं, क्या हम उन चीज़ों के बारे में अवेयर हैं कि नहीं, क्या हम उन चीज़ों को अपने एसेज में यूज़ कर पा रहे हैं कि नहीं। सो दैट विल गेज द अवेयरनेस अबाउट करंट अफेयर्स एंड कंटेम्प्रेरी इशूज जो चल रहे हैं देश में, दुनिया में। दिस इज ऑल्सो टेस्टेड इन योर एसे, बिकॉज इसीलिए मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि न्यूज़पेपर हम पढ़ना शुरू कर देंगे, ताकि हमको जो भी एग्जाम्पल्स मिले या जो भी हमको उसमें से समझ मिले, वी यूज दोज थिंग्स इन आर एस्से ऑल्सो, है ना। तो वो हमारा एस्से को और मजबूत ही करेगा, बिकॉज मेनी पीपल विल जस्ट रट्टाफाई द सम ऑफ द नोट्स एट द एंड, एंड ना सिमिलर एक्सपीरियंस व्हाट यू ऑल शेयर्ड विद मी, ये चीज़ होगी, उसमें आपका एस्से स्टैंड आउट हो जाएगा, बिकॉज यू आर यूजिंग कंटेम्प्रेरी एग्जाम्पल्स, है ना। जो एग्जामिनर होगा या जो कॉपी इवेलुएटर होगा, वो भी ऑफकोर्स है ना पढ़ा पढ़ा लिखा इंसान होगा, वो भी पेपर पढ़ता होगा, ही माइट बी अवेयर ऑफ द recent incidences, recent करंट अफेयर्स इश्यूज। सो ही विल रिलेट मोर विद योर एसे rather देन जो बच्चा ऐसा सिंपल सिंपल सी चीजें लिख के आया है ना, दोज हु हैव मिस द करंट अफेयर्स एस्पेक्ट इन द एसे। तो योर स्कोर विल डेफिनेटली इंक्रीज विद द अवेयरनेस थिंग ऑफ करंट अफेयर्स एंड कंटेम्प्रेरी इश्यूज, प्लस इनके अराउंड आपका ओपिनियन कैसा फॉर्म होता है ना। लेट्स से कि कास्ट की बात हो रही है, लेट्स से फ्री बीस की बात हो रही है ना, अभी इलेक्शन हो रहा है बिहार में, द रूलिंग गवर्नमेंट हैज अनाउंस 10,000 रुपीज फॉर वुमेन। सो इसको क्या आप डोल की तरह देख रहे हो, है ना, क्या आप इसको देख रहे हो कि ये फ्री बी है ना, रेवड़ी कल्चर को प्रमोट कर रहा है, कि ये सही में ये हमारा सोशल जस्टिस का इनिशिएटिव है। तो इस चीज को आप कैसे ओपिनिएट करते हो अपने पॉइंट्स में, है ना, अपने आर्ग्यूमेंट्स में, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो हमको दोनों पक्ष समझना होगा किसी भी चीज़ का, कि अगर ये 10,000 रुपये दिया जा रहा है तो दिस इज गुड, है ना, उनको सपोर्ट करेगा, ये करेगा, वो करेगा, है ना। बट एट द सेम टाइम यू कैन से दैट कि द टाइमिंग एट विच इट हैज़ बीन डन रेजेस क्वेश्चन अबाउट इट्स इंटीग्रिटी, है ना, जो भी इस पर्टिकुलर स्कीम की इंटीग्रिटी है, जो भी इसका इसके बिहाइंड का आइडिया है ना, कि महिलाओं को सशक्तिकरण करना है ना, वो अपना जॉब लाइक अपने लिए सब कुछ बिजनेस खोल सकें। सो दीज आर अगेन योर आर्ग्यूमेंट्स, कि हम ये चीज़ तो बोलेंगे ही कि नहीं अच्छी चीज़ तो है ये, है ना। ऑफ कोर्स कोई भी अगर 10,000 रुपये का स्कीम है ना, फॉर द वुमेन, ऑफ कोर्स दैट विल बी बेनिफिटिंग देम इन द सिमिलर वेज, है ना। जो हम कहते हैं कि भाई उनके पास अगर काम होगा, है ना, दे विल फॉर्म बिजनेस, है ना, बिजनेस फॉर्म होगा तो वो चार लोगों को एम्प्लॉय करेंगी, लोकल रूरल इकोनॉमी को बढ़ावा मिलेगा ना। दीज आर तो आर्ग्यूमेंट्स हैं ही हैं, बट वी आर टॉकिंग, या वी हैव टू कीप एन ओपिनियन ऑन द टाइमिंग ऑल्सो, कि ये जो टाइम है ना, ड्यूरिंग द इलेक्शन, जस्ट बिफोर द अनाउंसमेंट ऑफ द इलेक्शन, इफ दीज काइंड्स ऑफ स्कीम्स आर रोल्ड आउट, तो दैट मीन्स इन्फ्लुएंसिंग द वोटर ऑल्सो, है ना, जो हमारा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की बात करते हैं, दीज थिंग्स ऑल्सो। तो कोई भी टॉपिक या कोई भी इशू को जब हम सोचेंगे समझेंगे, तो हम इनके मल्टी डायमेंशनल इम्पैक्ट को नज़र में रखेंगे ना, वेन एवर यू प्रिपेयर फॉर समथिंग। अभी जो भी आप करंट अफेयर्स पढ़ोगे समझोगे, यू मस्ट बी एबल टू हैव एन इन्फॉर्म्ड ओपिनियन ऑन दीज, सो दैट किसी भी डायरेक्शन में हम इसको यूज कर सकें अपने एसे में, है ना, डिपेंडिंग अपॉन द टॉपिक ऑफ द एसे। तो मूविंग फॉरवर्ड, दिस इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर पर्सनैलिटी, वैल्यूज एंड थॉट प्रोसेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही होता है ना, अकॉर्डिंग टू मी। रिफ्लेक्शन आपकी पर्सनैलिटी का इसमें हो जाता है, आप ना जो रिटर्न कम्युनिकेशन कर रहे हो यहाँ पर थ्रू राइटिंग, यू आर ट्राइंग टू कन्विंस, परसुएड, यहाँ से आपकी पर्सनैलिटी, आपका वैल्यूज, आपका थॉट प्रोसेस क्लियरली रिफ्लेक्ट हो जा रहा है, कि आप लेट्स से कि कोई कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक है ना, लेट्स से रिलीजन और धर्म वाला जो टॉपिक था 69 बीपीएससी में, तो आप अगर यहाँ पर कुछ भी रैडिकल लिखने का कोशिश करते हो इन द टर्म्स ऑफ रिलीजन, कि रिलीजन का मतलब ही आप पहले समझाओगे कि रिलीजन का क्या मतलब है ना। लेट्स से अगर डेफिनेशन बेस्ड अप्रोच लेते हैं, तो आप रिलीजन का मतलब समझाओगे। अब रिलीजन के अप्रोच में अगर आप कुछ कॉन्ट्रोवर्शियल लिख दे रहे हो, तो वो आपकी वैल्यूज को रिफ्लेक्ट कर देगा, कि नो ना, वॉट एवर योर कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज आर, है ना, जो हम सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं हमारे प्रेम्बल में या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, अगर आप उससे इतर कुछ लिख के आ गए हो, है ना, कुछ बहुत ही रेडिकल चीज़ है, तो
दैट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर वैल्यूज कि यू आर नॉट इन लाइन विद द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, है ना। आपकी पर्सनालिटी भी रिफ्लेक्ट होगी कि हाँ दिस पर्टिकुलर पर्सन हैज सम बायस, है ना। तो ये बायस को हम रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे। वी शुड बी वैल्यू न्यूट्रल इन टर्म्स ऑफ राइटिंग, है ना। जो भी हम चीज़ लिखेंगे, जैसे कि पर्सनालिटी वाला केस है ना, कि अगर किसी पर्सनालिटी को कोट करना हुआ किसी गलत चीज़ के लिए, किसी पर्सनालिटी को, किसी पॉलिटिकल पार्टी को, किसी लीडर को कोट करना हुआ, तो वी विल नॉट टेक नेम्स, है ना। वी विल मेंशन द पोस्ट इंस्टेड, है ना। पोस्ट के बारे में बात कर देंगे, एमएलए, है ना, रिसेंटली बिहार एमएलए डिड दिस, है ना, रिसेंटली देयर वाज न्यूज अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग। तो इस तरीके से हम अप्रोच करेंगे, नाम को मेंशन नहीं करेंगे, ताकि हमारी जो बिलीव्स हैं, हमारी जो पर्सनल बिलीव्स हैं, वो क्लियरली रिफ्लेक्ट ना हो कि ये लेफ्टिस्ट है, ये राइटिस्ट है ना। सो दिस दिस दीज थिंग्स शुड नॉट गेट रिफ्लेक्टेड इन योर एसे। तो वो वैल्यू न्यूट्रल होना चाहिए, बेस्ड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। जो भी हमसे उम्मीद की जाती है एज एन एस्पिरेंट, है ना, एज अ सिविल सर्वेंट, दोज थिंग्स आर गेटिंग रिफ्लेक्टेड ना। वैल्यूज मतलब ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, ना, दीज थिंग्स शुड ऑल्सो गेट रिफ्लेक्टेड इन योर एसे, है ना। वो दिख जाता है। तो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स, जो भी चीज़ मैं बता रहा हूँ, वी विल सी दोज थिंग्स थ्रू डिफरेंट एसेज ऑफ टॉपर्स एंड वी विल जज देम बेस्ड ऑन दीज क्राइटेरिया ओनली। सो दीज आर वेरी फिल्टर्ड इन्फॉर्मेशन विच आई एम डिस्कसिंग विद यू। इसको धीरे धीरे अब्जॉर्ब करेंगे और ट्राई करेंगे कि ये इंप्लीमेंट हो। नाउ वी हैव टॉक्ड अबाउट द पर्पस। पर्पस हमने समझ लिया प्लानिंग फॉर द एसे में। अब प्लानिंग फॉर द एसे में इंपॉर्टेंस भी समझ ले, ताकि हम उस चीज़ पे जब काम करें तो हमको पता हो कि हम किस लिए काम कर रहे हैं ना, बिकॉज दैट इज अ वेरी वेरी बिग चंक, है ना। अराउंड 300 marks out of 900 marks, which means nearly 33.33% marks you will get in this particular essay, है ना। सो वेरी बिग। और दूसरी बात क्या है कि इस एसे के मार्क्स में बहुत ज़्यादा वेरिएशन होता है ना। लगभग पर essay you have 100 marks and there is a huge variation in the marks. Everyone might be understanding this कि किसी बच्चे को 40 भी आता है, किसी बच्चे को 70 प्लस भी आ जाता है ना। अब इसमें ये नहीं कहेंगे कि हमारा हिंदी में है, इंग्लिश में है ना, दो दैट इज़ अ डिफरेंट डिबेट। यहाँ पर हिंदी इंग्लिश को अभी नहीं लेके आएंगे, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। बट जो जनरल वेरिएशन है कि आप ऐसे लिख के भी आओगे, किसी को 40 मिलेगा, किसी को 70 मिलेगा। तो अगर हम इसमें समझे तो ये एक मेक अ ब्रेक डील है ना। इफ़ यू आर, अभी जैसे हमने रिसेंटली 70th में क्या देखा कि जो स्टैट्स का पोर्शन था दैट बिकेम डाइसी, है ना। सबका लगभग दो क्वेश्चन गलत हुआ है या तो 20 नंबर का छूटा है। सो कहीं भी कुछ भी गड़बड़ हो जाती है तो हमारा संभालने वाला क्या टॉपिक है, हमारा संभालने वाला पेपर क्या है, ये एसए पेपर है ना। इफ वी वर्क अ लिटिल हार्ड, है ना, इफ वी प्रिपेयर लिटिल वेल, वी विल ऑलवेज हैव एन एडवांटेज। क्योंकि ये जो नॉलेज है आपकी, है ना, जो अंडरस्टैंडिंग है, ये आपसे कोई नहीं छीन सकता। आप इसको भूल ही नहीं सकते ना। सबसे पहली बात तो अगर आप इसको एक सर्टेन लेवल पे प्रिपेयर कर लो, सर्टेन लेवल पे प्रैक्टिस कर लो विद कंसिस्टेंसी, नो वन कैन टेक दिस नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, स्किल, इनफैक्ट, है ना, स्किल जो हम ऐसे बोलते हैं, राइटिंग स्किल है। एक बार आप इस पे मेहनत कर लोगे, है ना, एक डिसेंट अमाउंट ऑफ टाइम में, तो दिस स्किल कैनॉट बी टेकन फ्रॉम यू, है ना। जीएस में मान के चल सकते हैं कि आपने करंट अफेयर्स का कोई टॉपिक नहीं पढ़ा, कुछ छूट गया, तो वो आपका क्वेश्चन ब्लैंक जा सकता है। बट यहाँ पर अगर आपने बेसिक बेयर मिनिमम चीज़ें या फंडामेंटल लेवल पे बातें सीख ली हैं, प्रैक्टिस कर लिया है, तो यू विल डेफिनेटली फॉल एट सम प्लेस, है ना। लाइक इफ यू आर गेटिंग 50 राइट नाउ, है ना, यू माइट improve योर स्कोर अप टू 70। तो कितना ज़्यादा स्कोप है यहाँ पर हमको इम्प्रूवमेंट का। तो वी विल कीप दीज थिंग्स इन माइंड कि हमको ऐसे को जब प्रिपेयर कर रहे हैं तो वी हैव टू गिव सम टाइम स्लॉट फॉर दैट, है ना। ऐसा नहीं कि उसको एकदम किनारे रख देंगे। यू हैव टू फिक्स दिन का, मुझे 2 घंटा 3 घंटा अभी से ऐसे पे देना ही देना है। उसमें रीडिंग भी हो सकता है, उसमें प्रैक्टिस भी हो सकता है। तो दैट यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट कि आज मैं इतना रीडिंग करूंगा, आज मैं इतना रिसर्च करूंगा ना। समटाइम्स यू हैव टू रिसर्च समथिंग, आपको कुछ ढूंढना पड़ेगा गूगल पे, एआई पे, है ना, मैं बताऊंगा उसके बारे में भी। तो यू हैव टू डू दैट पर्टिकुलर प्रोसेस एंड देन you will see definitely an improvement in your marks, score, writing skill and all those things. So importance को हमेशा दिमाग में रखेंगे कि ये 1/3 है, मुझे इस पे भी इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम देना है आने वाले समय में। नाउ कम्स द पैटर्न थिंग, है ना। पैटर्न में भी बहुत सारी दिक्कतें हैं। बिहार स्पेसिफिक टॉपिक है, थीम क्या है ना। बहुत लोग आपको टॉपिक लिस्ट करके दे देंगे कि यही 50 टॉपिक्स हैं ना, आप उसके पीछे पागल होने लग जाओगे कि अब मुझे यही खत्म करना है, ये टॉपर ने कह दिया है ना, उसने दे दिया है पीडीएफ। प्लीज़ बिलीव मी कि हमको उस चीज़ में ना फंसते हुए पहले खुद से पैटर्न समझ लेना है एक बार, बीपीएससी क्या पूछ रहा है, उसके पीछे क्या रीज़न है, क्या लॉजिक है एंड एवरीथिंग। पैटर्न में सिंपल सी बात, 3 एसेस पूछे जाने, 3 एसे आपको लिखने हैं। सेक्शन 1 में 4 एसे रहेगा, 4 में से आपको एक लिखना है। सेक्शन 2 में अगेन 4 रहेगा, आपको एक लिखना है। सेक्शन 3 में जो बिहार प्रोवर्ब वाला टॉपिक है, उसमें भी आपको एक ऐसे लिखना। टोटल 3 ऐसे लिखने हैं, लगभग 700 से 800 वर्ड में, विच इज़ नियरली
2400 वर्ड्स, लगभग 2400-2500 वर्ड्स में आपको एस्से का पेपर लिखना है इन 3 आवर्स, और लगभग 30 पेजेस में, है ना, लाइक ईच एस्से अराउंड 10 पेजेस यू हैव टू राइट कंपल्सरीली, बिकॉज अगेन एस्से में अगर कम लिखेंगे तो कोई और ज़्यादा लिखेगा, तो अगेन वही क्वांटिटी वर्सेस क्वालिटी का डिबेट। अगर बिल्कुल ही नहीं आ रहा, टाइम का क्रंच है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट आइडियल केस में वी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग की 700-800 वर्ड इन 10 पेजेस इंटू 30 पेजेस आपको लिखने हैं, लगभग 2400-2500 शब्द। अब ये चीज समझने के बाद वी विल अंडरस्टैंड कि टॉपिक क्या दिया हुआ है ना, सेक्शन 1 में क्या है, सेक्शन 2 में क्या है, सेक्शन 3 में क्या है। तो देर इज नो स्पेसिफिक इंडिकेशन गिवन बाय बीपीएससी इन इट्स सिलेबस। तो बीपीएससी नोटिफिकेशन निकालती है, उसमें बीपीएससी ने कोई भी चीज़ नहीं दे रखी है कि सेक्शन 1 में हम एग्रीकल्चर से पूछेंगे, कि साइंस एंड टेक से पूछेंगे, कि वुमेन से पूछेंगे, कि करंट अफेयर से पूछेंगे, कोई मेंशन नहीं है, ठीक है। तो दीज आर ओपन एंडेड थिंग्स, वी विल सी द थ्रू द एग्जाम्पल्स ऑल्सो। सेक्शन 3 में दे हैव स्पेसिफाइड कि बिहार स्पेसिफिक इडियम्स फ्रेजेस, है ना, लोकोक्ति मुहावरे और मेटाफर्स रहेंगे यहाँ पर, है ना। जो लोकोक्ति मुहावरे होती क्या है ना, जस्ट अंडरस्टैंड दिस। लोकोक्ति और मुहावरे का मतलब बेसिक सी बात है कि जो लोक में प्रचलित है ना, जो विच इज पॉपुलर इन द वर्ल्ड, जो ऐसे कुछ लाइनर्स है ना, कुछ कुछ विजडम है जो पॉपुलर है थ्रू एजेस, है ना, तो साल दर साल, है ना, सेंचुरीज दर सेंचुरीज, वो ह्यूमन एक्सपीरियंसेस हैं, है ना। जैसे हमने यहाँ पर देखा है ना, लास्ट अगर यहाँ पर हम देखें, धोबिया कुकुर ना घर का ना घाट का, तो इसका सिंपल सा मतलब क्या है कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, दिस इज व्हाट अ ह्यूमन एक्सपीरियंस अबाउट रिलेशनशिप, इमोशन, है ना। तो इस तरीके के जो इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं, दे आर बीन आस्क्ड, और इनका क्या है ना, दीज ट्रांसेंड्स टाइम एंड आर एप्लीकेबल इन ऑल कॉन्टेक्स्ट ना। अब धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, यह आप अपने इंडिविजुअल लेवल पे भी लगा सकते हो, ये आप इकोनॉमी का भी एग्जाम्पल दे सकते हो, इसमें समाज का भी एग्जाम्पल दे सकते हो, इसमें किसी लीडर का भी एग्जाम्पल दे सकते हो। लीडर का एग्जाम्पल जैसे आया राम गया राम, है ना, एंटी डिफेक्शन। इसके बाद आप इंटरनेशनल रिलेशन में भी दे सकते हो। अभी आपने क्या देखा, रशिया, सॉरी, यूएसए और यूक्रेन, लास्ट ईयर हमने देखा था, जेलेंस्की मीटिंग करने गए थे यूएसए, और किस तरीके से उनकी हालत की गई थी, फिर क्या हुआ, वापस आए, फिर उसी के पास गए, है ना। सो धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, यू कैन गिव एग्जाम्पल फ्रॉम इंटरनेशनल रिलेशन ऑल्सो, इकोनॉमी हो गया, सोसाइटी हो गया, इंडिविजुअल लेवल पे हो गया, एनीवेयर यू कैन रोटेट इन दीज पर्टिकुलर लोकोक्ति एंड मुहावरा। हमको अल्टीमेटली समझना क्या है, उसका क्रक्स, है ना। क्रक्स समझने के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। वी विल डिस्कस दीज ऑल्सो इन डिटेल, जो बिहार वाला पर्टिकुलर सेक्शन है इसको सेपरेटली लेंगे एंड विल डिस्कस। अभी हमको क्या समझना है कि यहाँ पर सिर्फ क्या दिया हुआ है, सेक्शन 3 में लोकोक्ति और मुहावरा। अब लोकोक्ति और मुहावरा का लैंग्वेज चेंज हो सकता है ना, भोजपुरी में पूछ लिया, मैथिली में पूछ लिया, और नॉर्मल हिंदी में पूछ लिया, है ना। सो दैट डिपेंड्स अपॉन द लैंग्वेज। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से एक ऐसा जरूर रहता है, एक या दो ऐसे जरूर रहते हैं जो सिंपल लैंग्वेज में हो, जो सबको समझ में आ जाएगा, एक एक बच्चे को समझ में आ जाएगा। तो उसके लिए हमको परेशान नहीं होना है, क्योंकि ये सेक्शन ऐसा ही डिजाइन किया गया है जिसमें आपको, आप कोई लिमिट ही नहीं है, आप कितना 100, 500, 1000 कितना आप लोकोक्ति मुहावरे पढ़ के जाओगे ना, यू हैव टाइम लिमिटेशन ऑल्सो। तो यहाँ पर सिंपल सा स्ट्रैटेजी यही रखना है कि जो हमको आता है ना, यहाँ पर आपके पास चॉइस नहीं रहेगी, सिंपल सी बात है। यहाँ पर आपको जो भी समझ में आ रहा है बेस्ट, उसके साथ आपको जाना पड़ेगा। अदरवाइज इसमें कोई भी ऐसा सोचे कि हम 1000 लोकोक्ति मुहावरा याद कर लें, तो वो चीज़ इसमें थोड़ी सी पॉसिबल नहीं है ना। 400-500 हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें आपको पता भी रहेंगी ना। मैंने पहले भी बोला कि हर, अगर तीनों साल में, अगर ये 70th है, 69th है, 68th है, तीनों में अगर आप वापस से जाके देखोगे तो आपको एक ऐसा होगा जो आपको क्लियरली समझ में आएगा ना। 6 यहाँ पर आप देख लो, जैसन बोबत वैसन काटबत, है ना, जैसा बोगे वैसा काटोगे। अब इसमें किसको क्या नहीं समझ में आ रहा है ना, एवरीवन माइट बी गेटिंग कि जैसा हम सो शैल बी रीप, जैसा हम रीप करेंगे वैसा हम, जैसा हम सो करेंगे वैसा हम रीप करेंगे, है ना, सिंपल सा, ये सबको पता होता है, ठीक है। यहाँ पर देखो, बनले के साथी सब केहू, और ये बिगड़ले के केहू नहीं, है ना। तो सुख के साथी सब होते हैं, दुख का साथी कोई नहीं होता, है ना। सक्सेस हैज मेनी फादर्स, फेलियर हैज नन, है ना, सिंपल सा बात है। तो यहाँ पर हमको दो तो समझ में आ गया ना, है ना। जियते मछली नहीं घुटाए, है ना, मतलब जिंदा मछली आप घोट नहीं सकते हो ना। सो सिंपल, समझ में आ गया। सो इस तरीके से आपको एटलीस्ट एक या दो ऐसा रहेगा तीनों सेक्शन में कि आप आराम से समझ सकते हो ना। यहाँ पर देख लो, बिन समाज के बोली हो सकेला क्या, बिन बोली समाज हो सकेला क्या, सिंपल सी मतलब समाज और भाषा का इंटर रिलेशनशिप पूछ रहा है आपसे। धोबी का कुत्ता, दो तो आपको ऐसे ही समझ में आ जाएगा। यहाँ पर मान लो, आगू नाथ ना पाछू पगा, बिन चाहत खुदे गधा, अगर ये नहीं समझ में आ रहा आप छोड़ो, है ना। ये अनेर दुनेर के राम रखावर, अगर इसका मीनिंग नहीं समझ में आ रहा छोड़ो, है ना। तो आपके पास दो ऑप्शन हमेशा रहेगा, चाहे यहाँ देख लो, चाहे यहाँ देख लो, चाहे यहाँ देख लो। तो दिस
सेक्शन इज स्मार्टली डिजाइंड बाय बीपीएससी, तो पैनिक क्रिएट करने के लिए मार्केट में इसी पैनिक का फायदा उठाया जा रहा है ना, कि एकदम रैंडम है, ये है वो है ना। बट इस चीज को समझेंगे, आप कुछ भी कर लोगे यहाँ, आप 1000 टॉपिक भी रट के चले जाओगे ना, पहली बात तो 1000 पॉसिबल भी नहीं है कि आप 1000 मुहावरे लोकोक्ति रट लो ना, और उसको बिल्कुल आपको सब चीज़ पता हो जाए, उसके डायमेंशंस क्रिएट कर लो, है ना। इतना तो पॉसिबल नहीं कि हम 1000 टॉपिक का ब्रेनस्टॉर्मिंग करके जाएं। तो यहाँ पर समझने वाली बात क्या है कि ये लोकोक्ति मुहावरे क्या है, ह्यूमन एक्सपीरियंसेस के बारे में होते हैं, है ना, जो हम ह्यूमन एक्सपीरियंस करते हैं इन एनी फील्ड थ्रू आउट टाइम, है ना, विच ट्रांसेंड्स टाइम। आज की बात नहीं करेंगे हम ये, आपको क्या पता यहाँ पर 5000 साल पहले पुराना कोई मुहावरा दे दे ना, कोई कहावत दे दे। सो दैट इज अबाउट द ह्यूमन एक्सपीरियंस, वैसा होता ही है, होता है ना, और सब जगह उसको अप्लाई भी कर सकते हैं ना, एप्लीकेबल इन ऑल कॉन्टेक्स्ट, जैसे मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल भी बताया। तो इस पर्टिकुलर सेक्शन में ज़्यादा परेशान होना नहीं है हमको, यहाँ पर इनमें से भी एक आपको पक्का पता होगा और उसी पे हमको अप्रोच करना है। नाउ अप्रोच कैसे करना है, वी विल सी दैट इन द प्लानिंग द एसे इन द अपकमिंग क्लासेस, कि हम उसको इंडिविजुअल लेवल पे कैसे प्लान करें, कैसे सोचें, कैसे थॉट ना प्रोसेस लगाएं। तो दिस इज अबाउट द फॉर्मेट। फॉर्मेट पे क्लियर है, सेक्शन 1 में यू हैव नो ऑप्शन, लाइक यू हैव नो सिलेबस गिवन, यू हैव सेक्शन 2 में भी कोई सिलेबस नहीं दिया हुआ। सेक्शन 3 में सिर्फ बोला है कि यहाँ पर लोकोक्ति मुहावरा होगा, यहाँ पर भी आपको सिलेबस नहीं बताया कि अच्छा चलो हम मुहावरा पूछेंगे तो है ना प्यार से पूछेंगे, कल्चर से पूछेंगे, है ना, और या कोई जेलसी से पूछेंगे ना, इस तरीके के इमोशन तो दिया नहीं है वहां पर कि हम इस इमोशनल चीज़ों के बारे में ही पूछेंगे या इस पर्टिकुलर एंगल पे ही पूछेंगे आपके सेक्शन 3 में। सो इट इज ओपन एंडेड, ऐसे का जो भी टॉपिक है ओपन एंडेड है, इफ यू सी सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। बट स्टिल सेक्शन 1 और 2 में वी कैन डेफिनेटली डिकोड सम ऑफ द टॉपिक्स, कि हमारे कुछ प्रायोरिटी लिस्ट हो सकती है, दोज वी विल डिस्कस इन द अपकमिंग क्लासेस, मोस्ट वेल इन द नेक्स्ट क्लास ओनली। एंड मूविंग फॉरवर्ड, है ना, दिस वी हैव अंडरस्टूड कि जो हमारा पैटर्न है वो कैसे है, हमको कितने शब्द लिखने हैं, कितने पेजेस में लिखना है, दीज थिंग्स वी हैव अंडरस्टूड। नेक्स्ट इज द सिलेबस थिंग। अब अगेन जैसे हमने ऊपर बोला कि सिलेबस दिया नहीं है, बट स्टिल अभी सिलेबस नहीं दिया हुआ है, तो हमको अप्रोच कैसे करना है, दिमाग में कुछ बात तो रखनी पड़ेगी ना, कि बीपीएससी की क्या डिमांड है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है, बहुत लोग कुछ बोलते हैं, बहुत लोग कुछ बोलते हैं। बट वी विल टेक द सिलेबस ऑफ यूपीएससी, ना, जो यूपीएससी ने अपना सिलेबस दे रखा है एसए का पेपर में, वी विल ट्राई टू रीड दिस, है ना, सब लोग इसको पढ़ेंगे भी। कैंडिडेट्स आर एक्सपेक्टेड, बस यूपीएससी के सिलेबस में भी ना ऐसे के इतना सा लिखा हुआ है बस, candidates are expected to keep closely to the subject of the essay, to arrange their ideas in an orderly fashion and to write concisely. Credits will be given for effective and exact expression, है ना। ये सारी जो ऊपर हमने बात की थी, ऊपर डिस्कशन किया था, सेम चीज़ है यहाँ पर 2-3 लाइन में लिखी हुई है। सो इतना सा सिलेबस वाले पार्ट में दिया हुआ है। बीपीएससी ने कोई भी सिलेबस अपना स्पेसिफाई नहीं किया है, वी हैव टू डिकोड दीज थ्रू पीवाईक्यू, और जो भी टॉपिक्स की हम लिस्ट बना के प्रिपेयर कर सकें, दैट विल बी sufficient for this particular paper. Content or approach we will be discussing in the upcoming classes. Now comes the elements of a good essay, है ना। किसी भी एक essay में क्या क्या अच्छे एलिमेंट्स हो सकते हैं, हमने ऑलरेडी पहले भी देखा, बट स्टिल हम यहाँ पर फिर से उस चीज़ को एक बार समझ लेते हैं कि लैंग्वेज पार्ट में क्या होना चाहिए ना। सबसे पहली बात, लैंग्वेज आपकी क्या होनी चाहिए, सिंपल और फॉर्मल। सिंपल मतलब सामने वाले को आराम से समझ में आ जाए, बहुत ज़्यादा जार्गन यूज़ नहीं करेंगे ना, बहुत ज़्यादा सुपरफ्लुअस शब्द यूज़ नहीं करेंगे ना, कि एक ही चीज़ को बार बार रिपीट कर रहे हैं। लैंग्वेज सिंपल रखनी है, फॉर्मल रखनी है, ग्रामेटिकल स्पेलिंग के मिस्टेक्स को कम रखना है। जो टेंसेज यूज़ करते हैं ना, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस, एक्टिव, पैसिव, है ना, इन चीज़ों को भी सही से लिखना है। सो दिस इज अबाउट द लैंग्वेज पार्ट, है ना। दिस वी विल सी, है ना, जो आने वाले सेशंस हैं उनमें हम इन चीज़ों को समझेंगे भी थ्रू टॉपर्स कॉपी, कि लैंग्वेज का कैसे यूज़ करना है। आप खुद ही पढ़ते पढ़ते आपको खुद ही समझ आने लग जाएगा कि क्या सही है, क्या गलत है, आपके में क्या गलतियां हैं, उसको कॉन्शियसली हमको करेक्ट करना पड़ेगा अगर लैंग्वेज लेवल पे कोई मिस्टेक है तो। देन कम्स द स्ट्रक्चर ना। कोई भी अच्छे ऐसे में आप देखोगे कि आपका आइडियाज जो है वो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में, ऑर्गेनाइज मतलब क्या हो गया, स्ट्रक्चर, है ना, ऑर्गेनाइज फ्लो है, कोहेरेंस है ना, इन अ लॉजिकल फैशन, जो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। तो स्ट्रक्चर ऑल्सो बिकम्स एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ अ गुड ऐसे। स्ट्रक्चरिंग नहीं है, आपको नंबर कम मिलेंगे, या उस तरीके से आपका आइडिया है ना, ऐसे आप एग्जामिनर पढ़ते पढ़ते अगर स्ट्रक्चर्ड नहीं है तो क्या होगा, आप ऐसे पढ़ना शुरू करोगे, शुरू का 2 पेज आपने अच्छा लिख दिया, उसके बाद सडनली फ्लो ब्रेक हो जाएगा, कुछ आप किसी और डायरेक्शन में चले गए, है ना, क्वेश्चन के थीम से आप डाइवर्ट कर गए। सो अगेन उसमें फिर क्या होगा, एग्जामिनर जैसे ऊपर ऊपर से टिक करेगा ऐसे ऐसे ऐसे, ये विल गिव यू 40 मार्क्स, आगे बढ़ गए, है ना। तो उसको हमको इंटरेस्टिंग भी रखना है ना। जब हमारी चीज़ें स्ट्रक्चर्ड होंगी, ऑर्गेनाइज्ड होंगी, आइडियाज हमारे लॉजिकली अरेंज्ड होंगे, तो वी विल कीप द आईज ऑफ द एग्जामिनर ऑन आर पेपर, है ना। एग्जामिनर की आंखों को हम
कैप्चर करके रखेंगे टिल द एंड। प्रेजेंटेशन वाला पार्ट ना, लेजिबल हैंडराइटिंग, हैंडराइटिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। पैराग्राफ जो कर रहे हैं ना, अब पैराग्राफ में कई लोग अगेन, एस जी एस में तो मैंने बता ही दिया था द बूट कैम्प। ऐसे में भी क्या करते हैं कि हमारा शुरू से आखिरी तक एक ही पैराग्राफ चल रहा है, नहीं वो नहीं करेंगे ना। जो हमारा पैराग्राफ है 4 से 5 लाइन का एक पैराग्राफ, फिर 4 से 5 लाइन का एक पैराग्राफ, तो एक पेज में कम से कम हम 2 पैराग्राफ या 3 पैराग्राफ लिखेंगे। ये नहीं कि एक पूरा का पूरा पेज एक ही पैराग्राफ लिख दिया है ना। तो उससे क्या होगा कि रीडेबिलिटी घट जाती है ना। अगर आप कोई भी चीज़ ले लो, किसी का भी कॉपी ले लो या अपनी अपना ही राइट अपना ही ले लो, है ना, स्पेशली ये हिंदी मीडियम के साथ होता है, जहाँ आप बहुत लंबे लंबे पैराग्राफ लिखने लग जाते हो, तो वो एग्जामिनर का अटेंशन ग्रैब नहीं कर पाता ना। यू हैव टू वर्क ऑन दिस नीट पैराग्राफिंग ऑल्सो। स्पेसिंग, स्पेसिंग अगेन, जो हमारा स्पेसिंग वाला बताया था ना, इधर से इतना मार्जिन छोड़ना है, इधर से इतना मार्जिन छोड़ना है, ऊपर छोड़ना है, 2 लाइन के बीच में कितनी स्पेस रहनी चाहिए, इन पे भी काम करना है। तो दीज ऑल थिंग्स फॉर्म्स पार्ट ऑफ द प्रेजेंटेशन। अंडरलाइनिंग कीवर्ड्स, कई बार हम सब हेड्स भी यूज़ कर सकते हैं एस्से में, तो ये सारी चीज़ें प्रेजेंटेशन का पार्ट होती हैं। इन पे भी ध्यान रखना है जब हम एस्से लिख रहे हैं। तो क्लैरिटी ऑफ थॉट, एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए, बैलेंस्ड होना चाहिए ना। सो दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट। कंटेंट में रिच होना चाहिए ना, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कि आप किसी भी कॉपीज़ को देखोगे जिनके अच्छे मार्क्स आए, उन्होंने बहुत सारा एनेक्डोट यूज़ किया है, बहुत सारा एग्जाम्पल यूज़ किया है, बहुत सारा डेटा रिपोर्ट को कोट किया है, बहुत सारे ऑथर्स को कोट किया है ना। जैसे मैंने युवा नोआ हरारी की बात की थी, यू विल सी कि मेनी मेनी स्टूडेंट्स कोट दीज ऑथर्स, है ना, या कोई स्कॉलर को कोट कर रहे हैं। सो दीज विल एनरिच योर एस्से, है ना। सो रिच इन कंटेंट, तो एलिमेंट्स ऑफ अ गुड एस्से, ये 3 4 5 चीज़ें हैं। एंड इफ वी समराइज दिस, है ना, दिस इज द ओरेकल थिंग, है ना। ओरेकल में हम इसको समराइज कर सकते हैं कीवर्ड में, विच इज ऑर्गेनाइज, रिलेवेंट, है ना। रिलेवेंट लिखना है, जो टॉपिक पूछा है उसी से रिलेटेड लिखना है, इधर उधर डाइवर्ट नहीं करना है। देन कम्स एनालिटिकल, क्रिटिकल, है ना। देन कम्स लैंग्वेज, देन कम्स क्लैरिटी, देन कम्स इवैल्यूएटिव, है ना। इवैल्यूएटिव मतलब आपने उसका सारा पक्ष, है ना। इवैल्यूएशन मतलब क्या होता है कि आप किसी भी टॉपिक का पॉजिटिव भी देख रहे हो, निगेटिव भी देख रहे हो, या उसको अलग अलग तरीके से आप अप्रोच कर रहे हो ना, अलग अलग सवाल जनरेट कर रहे हो उससे, और तब उसको एग्जाम्पल्स के साथ सब्सटैंशिएट कर रहे हो। तो इवैल्यूएशन होना चाहिए उस पर्टिकुलर टॉपिक का। स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये नहीं कि अच्छा ये चीज़ पूछी है तो हम उसके बारे में सीक्वेंस में लिखते चले गए, बट यू हैव टू बी इवैल्यूएटिव, थोड़ा सा अपना थॉट प्रोसेस लगाएंगे। सो दिस इज अबाउट द एलिमेंट्स ऑफ द गुड एस्से। नाउ कम्स द स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन वाला पार्ट। स्ट्रक्चर में क्या होता है, इंट्रोडक्शन लगभग आपका 20%, बॉडी लगभग आपका 60%, और कंक्लूजन आपका 20%। सो अगेन यहाँ पर हमने देखा था क्या था, टोटल हमको कितने वर्ड लिमिट में लिखना है, 700 to 800 वर्ड्स। अब इसका 20% जो है वो आपका इंट्रोडक्शन होना चाहिए। तो लगभग कितना हो गया, अगर हम 800 वर्ड भी ले चलते हैं अपर लिमिट, तो उसका 20% कितना हो गया, 8 to 16, 6 मतलब 160 वर्ड्स के आसपास आपका इंट्रोडक्शन। अगर आपने 4 लाइन का इंट्रोडक्शन, सॉरी 4 लाइन का पैराग्राफ लिखते हो, है ना, 4 या 5 लाइन, 4 लाइन का पैराग्राफ ले लेते हैं, इंट्रोडक्शन शुड बी और नियरली 160 वर्ड्स। 160 वर्ड्स को डिवाइड कर दो 4 से, है ना, 4 लाइन का एक पैराग्राफ, तो यू हैव हाउ मेनी पैराग्राफ्स, लगभग लाइक 40। इफ यू हैव लाइक 1 2 3 4, है ना, 1 2 3 4 5 6, एक लाइन में 6 वर्ड्स मैक्सिमम, 6 4 24, एंड नाउ यू डिवाइड दिस विद द इंट्रोडक्शन, सो यू विल गेट द नंबर ऑफ पैराग्राफ्स। कितने पैराग्राफ्स हम यहाँ पर लिखेंगे ताकि हमारा इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो जाए। सो यू हैव 700 to 800 वर्ड्स, उसमें से 20% इसमें जाएगा, 20% बॉडी में जाएगा, और 20% कंक्लूजन में जाएगा। कंक्लूजन में जनरली गलती क्या होती है ना, कंक्लूजन इज नॉट द लास्ट पैराग्राफ बट द लास्ट सेक्शन ऑफ योर एसे। तो जनरली जो हम जीएस के आंसर्स लिखते हैं ना, लॉन्ग आंसर्स, तो उसमें आपको क्या बोला है कि लगभग 2 पैराग्राफ का आप कंक्लूजन लिख सकते हो, लगभग 6 लाइन, है ना, 6 6 7 लाइन के आसपास का आपका कंक्लूजन होता है। तो कंक्लूजन उसमें लास्ट पैराग्राफ होता है, बट यहाँ पर लास्ट सेक्शन है। हम पूरे के पूरे एस्से को 3 सेक्शन में डिवाइड कर रहे हैं, विच इज इंट्रोडक्शन, अनदर इज बॉडी, एंड थर्ड इज कंक्लूजन। ये सेक्शंस है ना। तो कंक्लूजन ऐसा नहीं है कि यहाँ पर एक पैराग्राफ में हम खत्म कर देंगे। मोस्ट आई सी मोस्ट ऑफ द न्यू कमर्स, या जो पहली बार मेंस लिखेंगे या पहली बार एस्से लिखेंगे, दे जस्ट कंक्लूड इन 1 पैराग्राफ कि है ना, अब ये जीएस टाइप से कंक्लूजन हो गया। बट यहाँ पर एस्से में यू हैव टू बिल्ड द कंक्लूजन ऑल्सो, है ना, कि आप धीरे धीरे चीज़ों को समराइज करना शुरू करो टुवर्ड्स द एंड, एंड देन एट द एंड यू गिव सम एनेक्डोट कोट, है ना, मे बी यू एंड विद दैट। सो कंक्लूजन ऑल्सो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जब एग्जामिनर आखिरी में आता है, ही रीड्स दैट एंड देन ही गिव्स यू द मार्क्स। तो कंक्लूजन हमारा अंत में, वी नो दिस कि अंत भला तो सब भला, तो अंत भला आपका होना ही चाहिए ना। कंक्लूजन शुड बी बैंगर, है ना, मतलब आप इतना बेहतरीन लिख दो कंक्लूजन की, बॉडी पार्ट में अगर कुछ कमी रह गई है
तो भी वो कंक्लूजन पढ़ के एग्जामिनर को इतना मजा आ जाए कि वो आपको कम से कम 60-65 नंबर दे दे. सो दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट. तो बॉडी पार्ट में वी हैव 4 to 5 डायमेंशन. तो दिस वी विल डिस्कस है ना, बॉडी पार्ट वी विल डिस्कस इन डिटेल. अभी सिर्फ स्ट्रक्चर समझ रहे हैं कि स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज कैसे करना है अपने एसे को. द डायमेंशन शुड बी इंपॉर्टेंट वंस वाइल चूजिंग एंड दैट इटसेल्फ शुड बी योर सबहेड्स. तो अगर सबहेड्स यूज कर रहे हैं तो हमारे जो डायमेंशन हम फ्रेम करेंगे दैट ओनली कैन बिकम योर सबहेड्स. दीज थिंग्स वी विल डिस्कस अबाउट द बॉडी, वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास. अब यहाँ पर सिंपल समझेंगे, कॉम्प्रिहेंसिव वर्सेस कंप्लीट. ऐसे में दो चीज़ों का मतलब होता है, कॉम्प्रिहेंसिव और कंप्लीट. तो कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब क्या हो गया, जब उसमें सब कुछ हो, है ना, एवरीथिंग हो. जैसे हमने कहा कि पेस्टल अप्रोच लगाते हैं ना, सिंपल सी बात है कि अगर कोई क्वेश्चन आया उसमें हमने पेस्टल अप्रोच लगा दिया, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, साइंस, है ना, साइंस टेक बेस्ड, तो जितने भी अप्रोचेस है सब लिखा दिए. तो इसमें क्या हो गया, इट हैज़ एवरीथिंग, कॉम्प्रिहेंसिव, है ना. बट कंप्लीट क्या होगा, हैज़ अ सेंस ऑफ एवरीथिंग एंड गेट्स ओवर. कंप्लीट में क्या है कि क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से अगर आपने सारे डायमेंशंस को टच कर दिया है एंड देन इट गेट्स ओवर, दैट विल बी योर कंप्लीटनेस. तो कॉम्प्रिहेंसिव और कंप्लीट में थोड़ा सा डिफरेंस है. विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स ऑल्सो थ्रू एन एग्जाम्पल. तो इसको अभी नोट करके रखेंगे कि हमारा एस्से जो होना चाहिए वो कॉम्प्रिहेंसिव भी होना चाहिए एज वेल एज कंप्लीट भी लगना चाहिए ना. ऐसा नहीं कि कॉम्प्रिहेंसिव के चक्कर में हमने हिस्ट्री का डायमेंशन लिखना शुरू कर दिया तो हम चले गए एंशियंट, है ना, एंशियंट में फिर 4 एग्जाम्पल दे दिए, फिर मेडिवल में चले गए, है ना, फिर उसके 4 एग्जाम्पल दे दिए, फिर है ना मॉडर्न में आ गए, फिर यहाँ पर 4 एग्जाम्पल दे दिए, फिर करंट अफेयर्स में आ गए, फिर 4 एग्जाम्पल दे दिए. तो यहाँ पर यूनिडायरेक्शनल चल रहा है. कॉम्प्रिहेंसिव है कि आपने एंशियंट में भी बहुत सारे एग्जाम्पल दे दिए, मेडिवल में भी बहुत सारे एग्जाम्पल दे दिए, मॉडर्न में भी 4-5 एग्जाम्पल दे दिए, आपका पेज तो भर गया, कॉम्प्रिहेंसिव हो गया, बट उसमें कंप्लीटनेस नहीं आई, है ना. कि आप अगर आप यहीं पे एंशियंट का एक एग्जाम्पल देते, मेडिवल का एक देते, या मेडिवल स्किप कर देते, मॉडर्न का एक देते, फिर हम इस डायमेंशन के बाद दूसरे डायमेंशन पे चले जाते, देन इट शुड बी, इट वुड हैव लुक्ड कंप्लीट, है ना. कंप्लीटनेस एक आती है कि हाँ चलो ये ऐसे को अच्छे से एड्रेस कर दिया गया है, हर तरीके से एड्रेस कर दिया गया है, दैट इज योर कंप्लीटनेस. तो समवेयर यू रिक्वायर्ड कॉम्प्रिहेंसिव थिंग्स ऑल्सो, जहां पर हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स ना लेते हुए एक एक एग्जाम्पल्स लेंगे, या depending upon the question will keep that comprehensive also and complete also. ना your essay should be complete at the end. उसका जो लगना चाहिए कि it should be complete, it has all the angles, ना सबको छू के निकल गए हैं. ऐसा नहीं कि किसी एक में डूब गए हैं, है ना. सिंपल सा अगर कॉम्प्रिहेंसिव कंप्लीट को समझें, किसी एक चीज में डूबना नहीं है कि हम हिस्ट्री का डायमेंशन कर रहे हैं या हिस्ट्री का एंगल दे रहे हैं तो हम उसमें 5 पेज लिख दिए, नहीं, हमको उसमें भी 2 ही पेज में समराइज करना है. बट अगर हम उसमें एक एक एग्जाम्पल दे के ऊपर ऊपर से कह के, है ना, चीज़ों को टच करते हुए निकल जाए तो एग्जामिनर को समझ में भी आएगा, अच्छा ये बच्चा रिलेट कर पा रहा है ना. ही इज एबल टू रिलेट विद द एंशियंट थिंग ऑल्सो, ही इज एबल टू रिलेट दिस पर्टिकुलर टॉपिक या दिस पर्टिकुलर डायमेंशन विद द मेडिवल थिंग ऑल्सो. मॉडर्न में भी इसको नजर आ रहा है, इसको कंटेम्प्रेरी भी नजर आ रहा है. सो जस्ट टच करते हुए निकल गया, rather than कि 5 पेज हम उसी पे कहानी लिख दें. सो दिस इज अबाउट द कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंप्लीट. सिंपल बट डेप्थ, है ना, जो आपका ऐसे होना चाहिए, और सिंपल भी होना चाहिए बट उसमें गहराई भी रिफ्लेक्ट होनी चाहिए. गहराई इन द सेंस ऑफ फिलोसफी, है ना, इन द टर्म्स ऑफ डेटा फैक्ट. सो दीज आर व्हाट डिफाइंस द डेप्थ. वरना अगर मैं बोलूँ माइग्रेशन पे आप ऐसे लिख दो, है ना, माइग्रेशन पे डेफिनेटली, है ना, वी विल डिस्कस, माइग्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दिस टाइम. तो माइग्रेशन पे अगर हम ऐसे लिख रहे हैं तो डू वी नो सर्टेन फैक्ट्स, सर्टेन डेटा, सर्टेन लोकेशंस की भाई अगर बिहार की माइग्रेशन की बात करें तो किस रीजन से माइग्रेट हो रहा है ज़्यादा, है ना. क्या वो सीमांचल से माइग्रेशन ज़्यादा हो रहा है कि, है ना, मिथिलांचल से माइग्रेशन हो रहा है कि आपका और किसी एरिया से माइग्रेशन ज़्यादा हो रहा है. दीज थिंग्स यू हैव टू रीड, दिस इज पार्ट ऑफ द डेप्थ. अगर हम इस चीज़ को मैप पर रिफ्लेक्ट कर पाएँ तो दैट इज डेप्थ. सिंप्लिसिटी का मतलब क्या है कि आपकी लैंग्वेज सिंपल होनी चाहिए, आपके आइडियाज़ में कोहेरेंस होना चाहिए, फ्लो होना चाहिए. दीज आर बोथ द रिक्वायरमेंट कि सिंपल भी हो और डेप्थ में भी हो. सो दिस इज about the structure and organization. So we have done the structure and organization. Now comes the steps and approach, है ना. सबसे पहली बात हमने डिस्कस की प्लानिंग फॉर द एसे. तो अभी तक हमने जो भी डिस्कस किया वॉज प्लानिंग फॉर द एसे, कि ऐसे एक सब्जेक्ट है उसको हमको कैसे अप्रोच करना है, कैसे समझना है, कैसे उसका पीवाईक्यू देखना है ना. दीज थिंग्स वी हैव डिस्कस. नाउ कम्स द स्टेप्स एंड अप्रोच, की टॉपिक चूज कैसे करना है ना, क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, और जो ब्रेनस्टॉर्मिंग है या इंट्रोडक्शन है उसको कितने तरीके से लिख सकते हैं. दिस इज प्लानिंग फॉर दी एसे पार्ट, है ना. दिस इज वी विल ट्राई टू कवर इन द नेक्स्ट क्लास. टिल देन देर इज एन असाइनमेंट, है ना. अभी तक जो भी चीज़ समझाइए आप इसको वापस से एक बार देखना वीडियो को, जो भी चीज़ नोट करनी है आपको अपने नोटबुक बना के सेपरेटली एक एसे का नोटबुक बना के रखेंगे, जहाँ भी क्लासेस के नोट्स जो भी आपको लग रहा है, जो भी चीज़ें आप और जगह से देख रहे हो, समझ रहे हो ना, उनको आप एक जगह लिखते चलोगे ना, ताकि आपके पास वो कॉन्सॉलिडेटेड रहे. ऐसा नहीं कि क्लास देख ली और 2 दिन बाद पूछे कि क्या है तो कुछ भी नहीं पता, कुछ भी नहीं लिखा हुआ है ना, कुछ भी पता ही नहीं चल रहा कि क्या चल रहा है ना.
सो जस्ट मेक अ नोटबुक ऑफ योर एसे ऑल्सो सेपरेटली, एक अलग से सब्जेक्ट सोच के वी हैव टू कीप दैट पर्टिकुलर नोटबुक, एंड देन यू हैव टू, एज एन असाइनमेंट है ना, यू हैव टू गो थ्रू दीज पी वाई क्यूज है ना, जो भी पी वाई क्यूज है। इसमें बेसिकली मैंने क्या किया है, यू हैव कंपेयर्ड ऑल द थ्री सेक्शंस है ना, यहाँ पर तीनों सेक्शंस को दिया हुआ है। दिस इज योर होमवर्क, वी विल डिस्कस दिस इन डिटेल इन द नेक्स्ट क्लास ऑल्सो। यहाँ पर सिर्फ पढ़ना है, समझना है, कुछ थीम देखेंगे कि ना इफ़ वी कुड गेट सम थीम और नॉट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सेक्शन वन, सेक्शन टू, सेक्शन थ्री। एक बार आपको ये बेसिक सा काम करना है कि इसको कई बार पढ़ना है, समझना है कि एक्चुअल में इसका मीनिंग क्या था, है ना। यू कैन यूज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑल्सो, अगर आपको लग रहा है तो यहाँ पर से टॉपिक को कॉपी पेस्ट करेंगे, एआई में डालेंगे, उसको बोलेंगे डिकोड करो मेरे लिए, मेरे को समझाओ, है ना, ये वो करो। तो आप एक बार खुद से अपना एफर्ट लगाएंगे, जो भी टॉपिक आपको मन है ना, वॉट एवर यू वॉन्ट। बट ये सारे जितने भी ना लगभग 12 या 36, 36 एसेज आर देयर। तो इन पे एक बार आप क्लैरिटी ले लो कि हाँ मुझे अब पक्का पता है, याद है मुझे, एक एक लाइन याद है कि हाँ इस साल बीपीएससी में ये पूछा गया। तो आई वांट यू टू डू दिस फंडामेंटल थिंग, एंड देन वी विल डिस्कस द इंट्रोडक्शन टाइप्स ऑल्सो ना। तो एक बार आप लोग ये इंट्रोडक्शन टाइप्स को भी रीड करेंगे, करंट अफेयर्स बेस कैसे लिखा जाता है ना, सिंपल प्लेन इंट्रोडक्शन कैसा हो सकता है। यहाँ पर ये भी समझेंगे ना कि अप्रोचेज इंट्रोडक्शन लिखने की कई हो सकती हैं, बट अल्टीमेट हमारा काम क्या है कि हम अपने आइडिया को सही से कन्वे कर दें, जो क्वेश्चन की डिमांड है हम उस पे चीज़ों को लिखें, उसको ओपन अप करना है, सिंपल सी बात है इंट्रोडक्शन। तो यहाँ पर लगभग 6 7 अच्छे अच्छे इंट्रोडक्शन हैं डिफरेंट तरीके के, एक बार इसको पढ़ेंगे, एंड देन वी विल स्टार्ट विद द व्हेन वी विल स्टार्ट विद द ब्रेनस्टॉर्मिंग, वी विल डू द असाइनमेंट ऑल्सो, एंड वी विल हैव more insights on the introduction thing also. So this was all for today's class, and we have discussed the essay, essay को प्लान कैसे करना है। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट प्लानिंग द essay, है ना, हर essay को लेकर या essay के छोटे छोटे कंपोनेंट्स को लेकर वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये कितने तरीके से लिखा जा सकता था। कंटेम्प्रेरी करंट अफेयर्स की चीज़ें यूज़ करेंगे, है ना, आई विल शो यू लाइव किया ना, उसको कैसे यूज़ कर सकते थे। दोज थिंग्स वी विल हैव इन द नेक्स्ट सेशन। थोड़ा सा इंटरेक्टिव रहेगा ऐसे की क्लासेस, सो दैट आइडियाज कैन बी जनरेटेड, एवरी वन कैन अंडरस्टैंड कि अच्छा मल्टीपल वेज में अप्रोच किया जा सकता था। ट्राई टू अटेंड द क्लासेस लाइव, बिकॉज दैट्स वाई वी हैव केप्ट दिस इन द इवनिंग, सो दैट जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं या जो हाउसवाइफ्स हैं या जो ना जो बच्चे दिन में टाइम नहीं निकाल पाते, दे कैन अटेंड दिस इवनिंग क्लास, स्पेशली द essay, so that we can have a lot of discussion also. So this was all about today's class. Now you all can ask your doubts. Huh? Yes. Ye- Good evening, sir. Yes, Sumit. Sir, my doubt is regarding the content that I have been absorbing lately, Hmm. especially regarding newspaper. Hmm. न्यूज़पेपर तो सर मैं रोज पढ़ता हूँ, बट अभी सर मेंस आया तो उसको कंपाइल कैसे करूँ? लाइक शुड आई अंडरलाइन इट ऑन माय टैब एंड कीप इट एज अ पीडीएफ और जस्ट राइट इट डाउन? किसका पेपर का? हाँ सर, न्यूज़पेपर का। चलो आज का पेपर देखें। हाँ सर, देखो, जैसे आज का पेपर में सर कुछ ज्यादा वैसा नहीं लगा। फ्रीबीज का एक आर्टिकल था और एक इंडो चाइना का था और एक ट्रेड रिलेटेड था। तो उसमें दो तीन पॉइंट ही हर बार मिल रहे हैं हर टॉपिक में। हाँ तो वो चीज़ तुमको समझ में छोटे आएगी, जैसे ठीक है, जैसे मैं देखता हूँ, है ना, ये आज का पेपर है। हाँ। अब ये तो है ना, ठीक है, अभी तो आईआर की बात है, ये तो अभी समझने हाँ। का, ये तो इवेंट है, बिफोर जी मीट्स ट्रम्प सेज ट्रेड डील विद यस सर। इरान, रिपीट इसमें कुछ सीज फायर क्लेम, ऐसा तो। है ना, हाँ। रिपीट सीज फायर क्लेम। अब यहाँ पर सिंपल सा फंडा समझो कि अभी यूएस और इंडिया के बीच में क्या चल रहा है ट्रेड वॉर के सेंस में, अगर लास्ट 5 6 महीने से देख रहे होगे, ऑब्जर्व कर रहे होगे, टैरिफ वाला ही चल रहा। है ना। तो अब ये क्या, ये चीज हम किसी कहावत में यूज नहीं कर सकते, सिंपल सी हाँ। बात कि है ना, जो है ना, द रीसेंट इंडिया यूएस रिलेशनशिप विद रिस्पेक्ट टू ट्रेड, है ना, हैज बीन इस तरीके का, है ना, कि पहले धमकी दे रहे हैं, है ना, फिर पीछे हट रहे हैं, इस तरीके का, है ना। तो इतनी सिंपल सी स्टोरी समझा सकते हो क्या, कैसे इसमें पाकिस्तान का रोल है, कैसे ना जो हमारी ये पॉलिसी है, डीहाइफिनेशन की पॉलिसी है ना, या जो हम्म। यूएस डीहाइफिनेट कर रहा है, यूएस इंडिया हम्म। को और पाकिस्तान को, क्या हम उस चीज़ को मेंशन कर सकते हैं? बस इतना सा करंट अफेयर्स का रूल है यहाँ पर, ठीक है। यस। बट सर इसको कंपाइल कैसे करूँ, ये नहीं समझ में आ रहा कंपाइल मुझे। नहीं करना है, हर चीज़ को कंपाइल नहीं कर सकते ना। अब ये चीज़ तुम्हारे दिमाग में है, अगर तुमने ये समझ रखी है तो इसमें तो तुम, आई जस्ट हैव टू लेट इट सिंक इन, बस ऐसे ही हाँ मतलब। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा थोड़ा ना कि हम हर चीज़ को कंपाइल करके रख लें। कंपाइल करना है, हम्म। कुछ डेटा फैक्ट है ना, अगर तुमको कुछ इंपॉर्टेंट अच्छी लाइन मिल जा रही है ना, तो उस चीज़ को हम कंपाइल कर सकते हैं। अब जैसे ये है ना, इंडिया चाइना एग्रीज टू मेंटेन एलएसी स्टेबिलिटी कंटिन्यूस बॉर्डर मैकेनिज्म। अब ये तुम अब
किसी भी इंटरनेशनल, जैसे वो इंटरनेशनल रिलेशन वाला क्वेश्चन था कि इंडिया का रिसेंटली ग्लोबल ऑर्डर में क्या है, हम्म। उसमें तुम लिख सकते हो इस चीज़ को कि ना, कि जो हमारा गलवान क्लैश हुआ था उसके बाद ये हुआ, जस्ट टाइमलाइन आउटलोड वो कर सकते हो कि ना, बट रिलेशनशिप अभी हमारा बेहतर हो चुका है। अगर कभी दिखाना हुआ इंडिया के रिलेशनशिप के बारे में विद द मेजर पावर्स, हम बता सकते हैं कि भाई जो फ्रिक्शन था वो इस वजह से हुआ था, अभी हमारा ये हुआ है। बस इतनी सी बात कहनी है 2 पैराग्राफ में या 1 पैराग्राफ। बट सर अगर कुछ ऐसा स्ट्रांग पॉइंट दिखता है तो उसको नोट डाउन करना भी तो सही रहेगा ना, कुछ कुछ अभी ऑथर्स का हाँ आते स्ट्रॉन्ग, रहता है। ठीक है हाँ, स्ट्रॉन्ग पॉइंट, पॉइंट्स वगैरह तो नोट डाउन करके रखना चाहिए ना। बिल्कुल कर सकते हो वो तो। अभी है ना ऐसा, हम्म, ये नहीं है कि बिल्कुल एक एक फैक्ट हम इसमें से रटने लग गए और ना सब चीज़ यहाँ पर लिखने लग नहीं, गए, वो अप्रोच नहीं रखना है, वो फियर फियर वाला फैक्टर नहीं रखना है। थोड़ा सा सर पढ़ने पे जब इतना कंटेंट रहता है ना, रोज आप न्यूज़पेपर ऑब्जर्व करते हो तो लगता है कि देयर टू मच नहीं नहीं, कंटेंट, अभी शुड आई फ्री। राइट इट डाउन और हम्म। हाँ, वही है थोड़ा। अब जैसे यहाँ देखो ये वाला है ना, ठीक है, 10 years वाई एनडीए इज नॉट टॉकिंग ऑफ लिकर बैन एंड वाई अपोजिशन इज। तो अभी क्या मुद्दा चल रहा है इलेक्शन का, अपने को समझ में आ रहा है। अगर GS2 में या इधर इलेक्शन में, इलेक्शन से रिलेटेड आ सकता है ना डेफिनेटली, कोई आपको इसमें ऐसे का टॉपिक आ सकता है, तो वहाँ पर क्या लिखेंगे, वहाँ पर मुद्दे लिख सकते हैं ना कि क्या मुद्दा था, प्रोहिबिशन था या हम्म। प्रोहिबिशन क्यों अच्छा था खराब था, है ना, नेशनल पॉलिटिक्स को कैसे इन्फ्लुएंस किया, थोड़ी बहुत वो समझ होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पर है ना, PM श्री विद सेंटर, ये इशू चल रहा है, ठीक है। अब इसको क्या फेडरलिज्म का एग्जांपल नहीं लिख सकते हो कि PM श्री रिसेंट इशू, बस इतना से लिख लो, अभी पढ़ के समझ के 2 लाइन में लिख लो कि क्या कंट्रोवर्सी है रिगार्डिंग PM श्री, जो हम्म। एजुकेशन का स्कीम। तो ये हम एग्जाम्पल लिख सकते हैं उसमें GS2 के क्वेश्चन में, या कभी फेडरलिज्म पे क्वेश्चन आ गया है ना, या टॉपिक आ गया कोई, तो वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं कि रिसेंटली ऐसा हुआ था बिटवीन केरला गवर्नमेंट है ना, इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट। ऐसे सुप्रीम कोर्ट का कोई डिसीजन आता है, कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट होता है ना, कई बार प्राइम मिनिस्टर कुछ ना वो कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस बोलते हैं, कुछ अच्छी अच्छी वो चीज़ें बोलते हैं, तो उस चीज़ को नोट कर लेने का हम्म। है ना। बाकी तो तुमको अब्जॉर्ब ही करना है ना, मतलब ऐसा कुछ भी ये नहीं कि यहाँ से रट्टा मारने लग जाए। हम्म। लो यहाँ पर देखो ये वर्ल्डली वाइज है, देखो हम्म। कभी लीडर के बारे ये में वाला बताना हुआ तो ये नहीं लिख हाँ। सकते कि आप पॉलिटिशियन थिंक्स अबाउट द नेक्स्ट इलेक्शन बट द स्टेट्समैन, है ना। जो ये वाला सवाल हम्म। था देखो, अभी यहीं पे तुमको दिखा देते हैं, ये देखो, ठीक है। यहाँ पर क्या है, लीडरशिप वाला कहाँ था, हम्म, है ना, पॉलिटिकल विल एंड नेशनल सिक्योरिटी, यहाँ पर लिख सकते हैं क्या हम्म। इसको, देखो, हम्म। पॉलिटिशियन थिंक्स अबाउट द, थोड़ा सा political things मॉडिफाई कर about लिए the ना, next पॉलिटिशियन election। नहीं लिखेंगे, अब जो भी लिखना हो लिख देंगे ना यहाँ पर, थिंग्स अबाउट हम्म। द नेक्स्ट इलेक्शन बट द स्टेट्समैन, कहीं पे भी हम इस लाइन को ये इंसर्ट कर सकते हैं ना बीच में, कभी भी हम आर्ग्यूमेंट में इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं, हम्म। है ना। दिस इज नॉट वेलफेयर, बिहार डज नॉट नीड हैंडआउट्स, इट नीड्स इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ एजुकेशन। कितना अच्छा है, SY कुरैशी, बहुत अच्छा। इसी आर्टिकल के बारे में बोल रहा था सर, ये अच्छा पढ़ोगे तो आर्टिकल कितनी सही है। अच्छी बात यहाँ पर बताई है। हाँ, अच्छी ऐसी- आर्टिकल है। है ना, ऐसी कंटेम्प्रेरी चीज़ों को सेव सेव करके रखेंगी, जो अभी जो हम यही डिस्कस कर रहे थे ना, नीड नॉट हैंडआउट्स, मतलब जो डोल दिया जा रहा है ना, ये जो फ्री बिजली और ये, जैसे आर्टिकल पढ़ने के बाद ना जो तीन चार पॉइंट्स आते हैं दिमाग में, मतलब इसका जो क्रक्स आता है उसी को लिख हाँ के रख लिया जाए तो ज्यादा, जैसे हैंडआउट्स नहीं चाहिए। अब इन्होंने बताया कि हैंडआउट्स के अलावा क्या हाँ प्रोमिसेस और करने चाहिए आपको, वो एग्जैक्टली लास्ट में दिया। exactly. है वो ना, तीन चार डेप, पॉइंट्स अच्छे कितने अच्छे डेटा हैं फैक्ट सब लास्ट में। दिया हुआ है इसमें, डेप टू हाँ, GDP रेशियो क्या है नहीं तो है। ये अच्छे अच्छे आर्टिकल है, तो इसको तो सर नोट करना सही रहेगा हाँ ना तो बस काफी। एक बार इसको समझ हाँ। लिया है ना, देखो, रश टू प्रॉमिस फ्री बीज, जैसे हमने फ्री बीज के बारे में बताया, आराम से इसको सेव करके रख लो, मतलब सेव करके इन द सेंस कि स्निपेट लेके रख लो ऐसा फोल्डर में, या कुछ नोट्स बनाना हो तो नोट्स बना के रख लो, तब इस टाइप की चीज़। अब एक बार बात ये तुमने है ये सर कि कर लिया थोड़ा, ना, एक बार हाँ। अगर ये समझ गए, तो इसके बाद दोबारा थोड़ी ना तुमको इसी टॉपिक में जाना है, अगले दिन तुम दूसरा टॉपिक देख सकते हो, या अगले दिन कुछ और नई चीज़ मिलेगी। इस तरीके से धीरे धीरे वो बिल्डअप होगा।
ऐसा एक ही दिन में सोचेंगे कि पूरा पूरा एक ही पूरा पूरा पेपर का नोट्स बना लें, वो काम नहीं करना है। स्मार्टली करना है कि हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से, हमारे सिलेबस के हिसाब से क्या है इंपॉर्टेंट है, देन यू ट्राई टू डू दिस। सर एक चीज और था, जैसे कि एक ऐसे में सर आदत है फिक्शनल स्टोरी से स्टार्ट करने का, तो एंडिंग में कंक्लूजन भी उससे रिलेट करके कंक्लूड कर सकते हैं क्या, जैसे हाँ कि हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो डिस्कस करेंगे हम। रिलेट करके। वो भी तरीका डिस्कस करेंगे जब पूरा एस्से का ब्रेनस्टॉर्मिंग तरीका देखेंगे ना, कि कैसे इंट्रोड्यूस करना है। इंट्रोडक्शन में ही बताऊंगा मैं कि है ना, कैसे हम स्टोरी एनेक्डोट से स्टार्ट करेंगे, और पूरा जो एस्से का अंदर स्ट्रक्चर होगा, अंदर जो बिल्डअप होगा, डायमेंशंस होंगे, वो तो तुम्हारे मेन सवाल को एड्रेस कर रहे होंगे, बट जो हम्म एंड होगा उसको हम जो इंट्रोड्यूस करने वाला टॉपिक था उससे लिंक कर देंगे लास्ट में, एज वी सॉ इन द इंट्रोडक्शन, है ना, एज वी डिस्कस इन द इंट्रोडक्शन। यही। right, और उसके बाद कुछ कोट्स और इस टाइप की चीज़ डाल देंगे। हम्म, ठीक, थैंक यू। ठीक है, एनीवन एल्स कुछ डाउट? गुड इवनिंग सर। ये सर जी। सर दैट समरी पार्ट वो कंटिन्यू करेंगे ना जो लिखे थे, दैट हाँ बिल्कुल, 21 है ना, लेसन। आई वांटेड टू शो एवरीवन कि है ना, जो हमने बुक समरी का एक असाइनमेंट दिया था, या एक रीडिंग असाइनमेंट दिया था, वो अदिति ने किया है ना, सी दिस बुक समरी शी हैज़ डन, कैसे शी हैज़ डन लेसन्स फ्रॉम द 21st सेंचुरी, लिंक शेयर किया था, तो शी हैज़ मेड सम नोट्स आउट ऑफ इट। तो इस तरीके का जो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट किताब है जहाँ से है ना, लाइक हमेशा कुछ ना कुछ कोट कर ही सकते हैं ना। 21 चैलेंजेस ऑफ 21 सेंचुरी, डिजिटल की बात की है ना, आप सोचो कि डिजिटल रेवोल्यूशन पे क्वेश्चन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे क्वेश्चन था, कितनी सारी चीज़ें हम यहाँ से कोट कर सकते थे। तो ऐसे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट किताबें हैं जो आई सजेस्ट यू, आई गिव यू सम बुक रिव्यूज ऑफ दैट, तो ट्राई करेंगे कि उसका भी नोट्स बना लेना। दीज थिंग्स विल डेफिनेटली हेल्प ना आपको, ये चीज़ें अपने ऐसे को एनरिच करने में बहुत हेल्प करेंगी। सी हाउ शी हैज़ डन हैंड रिटन, ये एफर्ट है ना। अब ये चीज़ें ना, जब भी ये ऐसे लिखेगी, ये सब चीज़ें इसके दिमाग में फ्री फ्लो आएगी, है ना। रिलीजन, गॉड नाउ सर्व्स द नेशन, अब जो धर्म विज्ञान वाला क्वेश्चन था, उसमें क्या हम इसको, इसका आइडिया यूज नहीं कर सकती क्या ये, अदिति? यस सर, है ना, ये जो डेफिनेटली दैट्स व्हाई की कंटेक्स्ट ऑफ फेथ में भी यूज कर सकते हैं। है ना, उसमें अगर तुम है ना उसमें कोई एंगल लिखना चाहो तो वहाँ पर ये लिख सकती हो, इसका कोट करके कि ना, युवा नोआ हरारी इन इस बुक 21 चैलेंजेस ऑफ 21st सेंचुरी टॉक्स अबाउट द चेंजिंग नेचर ऑफ रिलीजन, चेंजिंग नेचर ऑफ रिलीजन एंड द मिसयूज ऑफ रिलीजन फॉर दिस दिस रीजन, ऐसा समथिंग लाइक दैट, अनसाइंटिफिक अप्रोच टू रिलीजन, वाइल वी सी इन द वेदांतिक स्टडीज, है ना, जो हमारा वेदांत है उसमें हम रिलीजन को कैसे परसीव करते हैं, जो हमारा सनातन धर्म है उसके बारे में बात कर सकते हैं। तो कंप्लीटली मर्ज कर सकती हूँ उन सब बातों को, इफ यू हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट। तो इस तरीके से एवरीवन ट्राई टू प्रिपेयर सम नोट्स, और ये खुद का प्रिपेयर करना ज़रूरी है ना, खुद से पढ़ के करना ज़रूरी है। कुछ चीज़ें हैं जो कि हैंड रिटन लाइक रेडीमेड मिल जाए तो भी काम चलेगा, बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अपना हाथ गंदा करना ही पड़ेगा ना। सो डू ट्राई टू डू समथिंग फ्रॉम योर सेल्फ ऑल्सो। बहुत कम रिव्यूज़ दूंगा बुक के, 4-5 कर लेंगे अगर उनको याद कर लेंगे, और बाकी तो कोट्स और ये सब चीज़ें रेडीमेड मिल जाएंगी। बट जो कॉन्टेम्प्ररी सिग्निफिकेंस की चीज़ें हैं उनको हम यूज़ कर सकते हैं किसी भी ऐसे में अक्रॉस थीम्स। राइट सर। सर बट नेक्स्ट टाइम भी ना आपको भी जो ऐसी इंपॉर्टेंट बुक होगी ना, यू देंगे प्लीज देंगे सेंड अदिति, सर।